Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good evening, sir. Itu biasa nam guys. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। जो लोग यूट्यूब में आए हैं उनको भी गुड मॉर्निंग, जो लोग लाइव morning, क्लास sir. में हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। हेलो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को हम लाइटली नहीं ले सकते। आप लोगों तक आवाज की वॉल्यूम ठीक आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे क्यों कम आ रही है? हेलो, ठीक है। तो हम लोग कवर कर रहे थे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। हम लोगों ने जो कल कवर किया था उसकी एक ग्लिम्स केवल 5 मिनट के अंदर, यस तो 5 मिनट में उसकी ग्लिम्स लेते हैं पहले, और उस ग्लिम्स के साथ हमारा छोटा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा। सीआईबी वालों के लिए मैंने बता दिया ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लें। अगर फंस गया तो 5 मार्क्स दे देगा आपको, और लास्ट ईयर इसका न्यूमेरिकल नहीं आया था तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आ सकता है। अरे किस पेपर में आता है प्रायोरिटी? है किस वाले पेपर में? किस पेपर में आएगा? रिटेल में क्या? हेलो, हाँ सर, किस पेपर में आता है? एबी में आएगा कि इसमें रिटेल में आएगा? किस पेपर में आता है? देखो हाँ, सर। मैंने कल बताया था, ये जो है एबीएम के 26 यूनिट में आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, अच्छा। लेकिन पिछले 12 साल में कम से कम 5 टाइम इसका केस स्टडी आया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। आपके बुक में तो एक पेज दिया हुआ है एबीएम में। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने जेआईबी में ही पढ़ा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको पूरा सर्कुलर से कवर करते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। मतलब वो सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं जिससे आपका कोई प्रॉब्लम वहां पर ना हो। पता लगा आपने प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ा, फिर वहां जाके गए कि क्वेश्चन तो आया था लेकिन एक चीज नहीं हो पाई आपसे, तो वो पोजीशन बहुत खराब होती है, उसमें बड़ा दुख होता है आप लोगों को। इसीलिए इसको डबल सेशन में रखते हैं हम लोग। चलिए, ये मैंने सर्कुलर दोबारा आपके सामने खोल दिया है, और इस सर्कुलर में जो हम लोगों ने शुरू किया था, सबसे पहले बात की थी ये किन के लिए लागू होता है। मैं आप लोगों के माइक खोल दे रहा हूं क्योंकि आपके घरों की आवाज जो है मेरे तक पहुंच रही है। माइक बंद कर दिए मैंने आपके, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि ये सब तरह के बैंकों के लिए सर्कुलर है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट भी हुए हैं, और ये जो टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नाम से जानता है। टारगेट एंड क्लासिफिकेशन दोनों बातें, टारगेट कितना है और क्लासिफिकेशन मींस किस सेक्टर को किस किस एक्टिविटी से आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। और ये जो भी एलिजिबल कैटेगरी है, एलिजिबल कैटेगरी ये कैटेगरी है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एजुकेशन। यहीं पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो फॉरेन बैंक हैं वो कितना कर सकते हैं अपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट को पूरा करने के लिए? बोलिए। 32%. 32 सर। 32%। 32%। अच्छा, रेस्ट 8% वो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर वगैरह नहीं, अदर्स बोला हुआ उसमें, वो कुछ भी Others, करें। सब में.
क्योंकि एग्रीकल्चर का तो टारगेट है नहीं फॉरेन बैंकों के लिए, जो लेस देन 20 वालों के लिए, ठीक है। तो 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट से ला सकते हैं, बाकी अदर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका हाउसिंग वाला। हाउसिंग की और एजुकेशन की अभी हमने लिमिट की बात नहीं करी, आज करेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट की बात नहीं करी है, रिन्यूएबल की बात नहीं करी है। अदर्स में अगर हमने एक छोटी सी बात करी थी, PMADY, ठीक है, और फिर वीकर सेक्शन। तो ये एलिजिबल कैटेगरीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी ANBC के बारे में, ANBC के बारे में बात करी थी, ठीक है। ये सर्कुलर है, ये एप्लीकेबिलिटी है। ये अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि आप लोग को पेनलाइज किया जाए जिन लोगों के वहां से आवाज आ रही है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि अपने घरों की आवाज को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। यूट्यूब वाले बेचारे सोचते होंगे ये कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है। रवि अवस्थी जी, अगर आपको जूम आईडी नहीं मिली हुई है तो इसी समय 80 पर फोन करें। जो पेड मेंबर है उनको जूम आईडी नहीं मिली है, वो इस नंबर पर कॉल करें। इनका नंबर देख के कॉल कर लो, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद डेफिनेशन की बात आई। डेफिनेशन में क्या है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यूसीबी नाम से दिया गया है, और यूसीबी नाम से और मींस अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एज डिफाइंड अंडर। तो ये जो सेक्शन इतना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ऑन लैंडिंग मींस लोन सैंक्शन बाय बैंक टू एलिजिबल इंटरमीडियरीज फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग। अब ऑनवर्ड लैंडिंग से मतलब क्या हुआ, जैसे हम कल रीफाइनेंस की बात कर रहे थे, तो जो नाबार्ड होता है वो नाबार्ड किसी बैंक को देता है, और बैंक किसी पैक्स को देती है, और पैक्स किसी फार्मर को देते हैं, ठीक है। तो ऑन लैंडिंग, जब भी फंड किसी लैंडिंग पर्पज के लिए दिया जा रहा तो उसको ऑन लैंडिंग बोला, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट आइटम के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी और ऑफ बैलेंस शीट आइटम में इसको एक नाम दिया हुआ क्रेडिट इक्विवेलेंट। सर यूसीबी और डीसीबी में वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जैसे स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड है, और इधर स्टेट बैंक गवर्नमेंट और आरबीआई है, तो उसमें हाँ ठीक है। देखो यूसीबी में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और प्लस आरबीआई कंट्रोल करता है, ठीक है। जबकि जो डीसीबी या एससीबी है उसमें स्टेट के साथ नाबार्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। और लेकिन ये जो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट दिए जा रहे हैं आपको, ये प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको कंट्रोल कौन करता है। आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, आरबीआई को ये पावर है ये इंस्ट्रक्शन देने की आपको प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि आरबीआई बिहाफ पे काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिस सेक्टर में ग्रोथ करनी उसमें टारगेट आपको देगी वो, ठीक है। वही आरबीआई का सर्कुलर फिर नाबार्ड को जाता है, फिर नाबार्ड से आपके पास आता है, लेकिन अल्टीमेटली इसी सर्कुलर को रेफर किया जाता है। वहां जब नाबार्ड का भी सर्कुलर आएगा तो इसी को रेफर किया जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की। तो जो आपके जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम होते हैं, तो वो सपोज कीजिए 10,000 करोड़ की आपने एलसी कर रखी है, तो इस चीज को लेंगे, और इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है विच एवर इज हायर। अब मैं इसका एग्जांपल फिर एक बार होता, 10,000 करोड़ यहाँ पे वो है, और 8,000 करोड़ आपकी बैलेंस शीट आइटम है। तो आप इसको नहीं लेंगे, इसका टारगेट पूरा करेंगे आप। जो भी ज्यादा है आपका, चाहे ये ज्यादा है चाहे आपका बैलेंस शीट ज्यादा है, वह जो ज्यादा है उसका उतना परसेंटेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये एडजस्टेड ANBC का सिंपल कैलकुलेशन का एक एग्जांपल था, हमने जो फॉर्मूले में कौन सी चीज ले आती है उनके बारे में बात करी थी। अब ये एक एक सेक्टर आ गए इसमें, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को ले लेते हैं। एग्रीकल्चर में थोड़ी छोटी मोटी बातें तो हमने कर ली थी, टारगेट हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर का टारगेट जो है फॉरेन वालों के लिए नहीं है बिल्कुल। ये जो फॉरेन वाला है लेस देन 20 ब्रांचेज वाला, उनके लिए कोई एग्रीकल्चर का टारगेट नहीं है, ना ही उनके लिए माइक्रो का टारगेट है, ना ही उनके लिए वीकर सेक्शन का टारगेट है। बाकी सब लोगों के लिए टारगेट है। यहाँ पर भी टारगेट में देखा जाएगा
तो आपका जो आरआरबी है उसके लिए वीकर सेक्शन 15% है, और नॉर्मल जो 40% का टारगेट है यहाँ पर, ये इनके लिए कितना है 75% है, क्योंकि इनका पर्पज ही रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ावा देने का है, और गवर्नमेंट की जो सोच है, गवर्नमेंट की सोच रूरल एंड एग्रीकल्चर को बढ़ाने की है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस टारगेट को यहाँ लाने पे, और ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने 4 पीस बनाए थे इसके, और एवरी पीस कितने परसेंटेज का बनाया था, 4.5 का बनाया था। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसका जो है ये 3 पार्ट यानी कि इतना तक ले आए। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए टारगेट कितना है 12.73, और ये कैसे निकलता है, जो आपका 19, 20, 21 इस लास्ट 3 ईयर में जो भी नॉन कॉर्पोरेट फार्मर की आपने फंडिंग करी है उसका एवरेज, तो अभी के लिए ये है, आगे बढ़ता बढ़ता ये धीरे धीरे यहां तक लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटेशन मैंने बता दिया था, एक छोटा सा रैप अप ले रहा हूं केवल 2 मिनट के अंदर कि हम कौन सी चीज एडजस्टेड बैंक क्रेडिट में लेते हैं, कौन सी चीज नहीं लेते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आपने लोन दिया हुआ है उसको लेते हैं, उसमें से जो भी बिल रीडिस्काउंटेड करे होते हैं आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, उनको आप माइनस कर देते हैं, तो आपकी एक फिगर आती है 3rd नंबर। उसके बाद ये 4th, 5th, 6th ये तीनों आइटम ऐड होते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आप नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी या मुद्रा लिमिटेड में, तो वो आपकी जो लैंडिंग है उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कि उसके अगेंस्ट भी आपको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरे करने हैं। उसके बाद जो आपने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको भी प्लस करना पड़ता है। 3rd आपका होता है एफसीएनआर, और इसके अलावा जो एफसीएनआर पर आप एडवांस देते हैं, लोन देते हैं, उसको उसमें भी जो है ऐड किया जाता है। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ मुझसे सर, एफसीएनआर को ऐड क्यों करेंगे? हाँ, नहीं, ये जो है देखिए 3 चीजें माइनस है ना, ये 3 चीजें माइनस है, ये छोटा सा यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ है, ये और ये जरा एक बार राइज कर देता हूं ये मैं इसमें से थोड़ा डिलीट कर रहा हूं 3 पॉइंट, ये वाला आपको प्लस करना है, ये आपको माइनस करना है, ये आपको माइनस करना है। इसका रीजन मैंने बताया था कि आपने ऑलरेडी एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ जिसका यूज प्रायोरिटी सेक्टर में हो रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसी तरह से एफसीएनआर वाला भी माइनस करेंगे, क्योंकि एफसीएनआर वाला जो डिपॉजिट होता है वो अल्टीमेटली बाहर का होता है और बाहर ही जाना होता है। वो तो जितना है ठीक है, चलो उतना चलाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ऐसे रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में किया हुआ वो भी माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है 8 नंबर आइटम की, ये आपका प्लस होगा क्योंकि इसने बोला हुआ अदर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर। अब मैं एक बात बता दूं आपको जैसे ये प्लस किया हुआ है ये वाला, उसी तरह से ये दोनों सिमिलर है। इसमें तो एग्जैक्टली बता दिया गया है कि नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा, लेकिन इसमें बोला हुआ है कुछ और ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको प्रायोरिटी सेक्टर इन्वेस्टमेंट मान लिया जाए अगर, तो वो भी, जैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइज एसेट्स लिखा हुआ है तो उसको भी आप प्लस करेंगे। और हेल टिल मैच्योरिटी, अब हेल टिल मैच्योरिटी की बात आती है, इसको इसने बोला हुआ माइनस कर लेंगे आप। और 10th आइटम है जो बॉन्ड नॉन एसएलआर वाला है उसको आप प्लस करेंगे। तो ये जो पेज है, इस पेज को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमारे जो फैक्ट थे वो फैक्ट सारे चलेंगे, ठीक है। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जितने लोग भी क्लास ले रहे हैं मेरा चैलेंज है उसमें से 80% लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन पीएल सेल
अचीवमेंट, एडजस्टमेंट फॉर वेट इन पीएसएल अचीवमेंट। तो इसको मैं दूसरे वाले पेज में समझा रहा हूं आपको, जो मैंने कल यूज किया था। यहां देखिएगा, ये देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब लोग जो काम करते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग में कोई कमी नहीं होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, बात होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो यहां पर उन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड करी है, यहां पर उन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड करी हैं। एक कैटेगरी, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 कैटेगरी कैसे करी है। एक कैटेगरी में उन्होंने बोला है कि जो भी आप करोगे उसका 125% रेट करेंगे, जो भी आप करोगे उसका 90% रेट करेंगे, और जो भी आप करोगे उसका 100% रेट करेंगे। अगर आप लेस कवरेज एरिया, लेस कवर्ड एरिया वाले में पीएसएल करते हैं तो जितना आप करेंगे उसका 125% कर लिया जाएगा। अगर आप हाई कवर्ड एरिया वाले में फाइनेंसिंग करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर की, तो जितना भी आप करेंगे उसका 90% लिया जाएगा। और अगर आप एडिक्वेट वाले में करेंगे जहां पर पहले से ठीक ठाक काम चल रहा है, तो ये 3 कैटेगरी बनाई। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि 20,000 करोड़ आपने एडवांस कर दिया, 20,000 करोड़ आपने एडवांस कर दिया और तीनों जगह आपने 20,000 करोड़ ले लिया। तो जब आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि आपने कितना किया हुआ है, तो आप बोलेंगे आपने 25,000 किया हुआ है, यहां पर आप बोलेंगे 20,000 किया हुआ है, यहां पर आप बोलेंगे मैंने केवल 18,000 करोड़ किया हुआ है। ठीक है, अभी और समझाता हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि जो एरियाज पहले से प्रायोरिटी सेक्टर की, एरिया का मतलब डिस्ट्रिक्ट, यहां पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ है, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा प्रायोरिटी सेक्टर में काम कर रहे थे उनके काम करे हुए को 90% रेट किया जाएगा। जो ओके कर रहे थे उनका वो पूरा लिया जाएगा, और जो पहले से अच्छा काम नहीं कर रहे थे और उन्होंने काम किया इस बार, तो उनका 125% रेट किया जाएगा। यानी कि ऐसे डिफिसिट एरियाज जहां पे लोग अभी पूरी ग्रोथ में नहीं आ पाए हैं, और उसको कैसे उन्होंने डिफाइन किया है, उसको डिफाइन किया है, देखिए सर्कुलर में लाइन लिखी हुई है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, और ये चीज कब है, फ्रॉम ऑनवर्ड, फ्रॉम 2021-22, यानी जो ये ईयर चल रहा है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड, अ हायर वेट 125%, जहां पे पर कैपिटा पीएसएल 6,000 है। अब पर कैपिटा पीएसएल कैसे होगा, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे 20,000 करोड़ किया आपने और वहां की पॉपुलेशन है 500, तो 500 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपने किया, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम 50 करोड़ कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ की पॉपुलेशन केवल हम 5 करोड़ ले लें तो ये 4,000 आ जाएगा। तो 5,000 पॉपुलेशन जहां पर है, वहां पर 5 करोड़ पॉपुलेशन है, तो अब 4,000 आ रहा है। तो ये पर कैपिटा पीएसएल जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस जो आपने किए हुए हैं, वहां की पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड करेंगे, तो अगर वो 6,000 से कम है तो वहां पे आपको वेटेज है, यानी वो पहले से अंडर फाइनेंसिंग एरियाज हैं। ठीक है, एक बार मैं वो लाइन और दिखाता हूं आपको। ये देखिए लिखा हुआ है, पर कैपिटा पीएसएल इज लेस देन 6,000। ठीक है, और एक आया है वह जहां 90% लेंगे, जहां पे पर कैपिटा पहले से कितना है, 25,000 से ग्रेटर है,
ग्रेटर देन 25,000। तो वहां पर है लेस देन, वहां पर है ग्रेटर देन। और अगर हम इसमें कैटेगराइज करें तो ये देखिए यहां पर है ग्रेटर देन 25,000 और यहां पर है लेस देन 6,000। तो इसका मतलब यहां पर आएगा 6,000 से 25,000, इसको बोलते हैं पर कैपिटा पीएसएल। Yes, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। yes, sir. यस सर हो इसमें गया से क्वेश्चन आ सकता है या केस हो गया सर सर ये ऑल बैंक के लिए एप्लीकेबल है? हाँ सर सबके यही बारी थी मेरे में। सबके लिए कुछ एप्लीकेबल है, क्योंकि ये DCB के बैंक के लिए? हिसाब से नहीं है, ये किसके हिसाब से है? RBI. आरबीआई के हिसाब से। नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो जब नहीं, आपका मान लिया स्टेट बैंक मेरी है, क्वेरी ये है हाँ, सर, मेरी क्वेरी ये है कि जो आप अमाउंट बता रहे 6,000 पर कैपिटा, तो सर ये जितने भी बैंक्स ने लोन दिए होंगे, मान लीजिए सभी बैंक के मिला के 1 करोड़ हो जाता है, तो वो लेंगे या इंडिविजुअल बैंक ने जितना दिया वो? ठीक है, गुड Account में। क्वेश्चन। इसका डेटा आपके पास नहीं है, इसका डेटा गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसके पास है। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने पहले से एक लिस्ट जारी करी है, उसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। गवर्नमेंट ने पहले से ही ये कैलकुलेट किया हुआ है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस कैटेगरी में आएगा। अभी देखिएगा आप, ये जो सर्कुलर है इतने ज्यादा पेजेस का, बेसिकली इतना बड़ा सर्कुलर है नहीं। वो सर्कुलर बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि उसमें उन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भी दी है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एनेक्चर 1A, और ये आपका पेज नंबर 24 या 5 है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, ये डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री हाई पीएसएल क्रेडिट, ठीक है। तो हाई क्रेडिट वाले ये डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप देखिए, अंडमान निकोबार का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है, आंध्रा के ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, यानी यहां पहले से। तो यहां जो भी फाइनेंस करेगा उसको कितना ट्रीट किया जाएगा? 90%। 90%। 90%, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब आप लोग अपने अपने, जैसे दिल्ली के सारे ही डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग, देखो, क्योंकि वहां पे जो है ये काम ठीक हो जाता है। जो रिमोट एरिया के डिस्ट्रिक्ट होंगे आप देखेंगे उसमें बहुत कम डिस्ट्रिक्ट इसमें आएंगे। अब बात करते हैं, ये भी हाई वाला है, ये भी हाई उड़ीसा में वाला है, बहुत कम है। शायद एनएमसी 2 में दिया है। ये आ गया आपका कौन सा वाला? लो वाला। लो तो यहां पर कितना लेंगे आप? 125। तो अब आप देख लेते हैं, अंडमान में निकोबार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत डेवलपमेंट कम है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ। ठीक है। अब बाकी की लिस्टों डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं है। जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें नहीं है, इसका मतलब वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? 100%. 100% वाले, एडिक्वेट वाले हैं वो, ठीक है। ठीक है। ये नए जो हमारा ये सर्कुलर आया, पहले नहीं था ये इसी सर्कुलर में डेवलपमेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है उसमें, चाहे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, तो आप इसका आंसर गलत मत करिएगा। सर इस सर्कुलर का डेट कौन सा है? ये मैंने कल ग्रुप में शेयर कर दिया था। अच्छा अच्छा। कल ग्रुप में हुआ नहीं शेयर क्या? नहीं ये वाला नहीं नहीं हुआ। ये वाला नहीं हुआ? हाँ, वो कल चलो। 12 तारीख वाले दोनों हुए थे। अच्छा, 12 तारीख वाले दोनों हुए थे? नहीं, शाम को किया था मैंने भाई। नहीं हुआ सर सर एक बार ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दीजिए, आज ही जुड़ा हुआ हूँ। पक्का? अच्छा हाँ, जो लोग, जिन लोगों ने कल परसों में कोर्स लिया है वो जुड़े हैं, वो लोग फोन से बात करके अपने आप सब अपडेट करवा लिया करिए, ठीक है। सब पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, बता फोन जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो फोन कर लिया कीजिए एक बार, जो ग्रुप में जोड़ने का है ना। एक सेकंड रुकिएगा। इसमें इस वाले पॉइंट में अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सर हमको एक चीज क्लियर करना था, जैसे वो डायग्राम अपन बनाते हैं ना, एनबीसी और सीबीएल वाला, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है डायग्राम के हिसाब से? एक मिनट बताता हूँ।
ये JIB में मैंने शेयर कर दिया है और इसको जो है CIB में भी शेयर कर दो ये सर्कुलर। ये जो अभी मैंने एक पेज सर्कुलर JIB में किया उसको CIB में कर दो। हाँ, आपकी क्वेरी है कि सर्कुलर वाली ये डायग्राम की बात पूछ रहे थे ना आप स्क्रीन में देखिए जरा। ये इसी सर्कुलर की बात कर रहे हैं ना, इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो इसमें हम ये जानना तो चाह रहे ये हैं जो येलो वाला है ना, येलो वाला और एनबीसी में डिफरेंस क्या है? येलो वाला है BC, बैंक क्रेडिट, पूरा ओवरऑल बैंक क्रेडिट जो है आपका, ये आपका बैंक क्रेडिट है। ठीक है, बैंक क्रेडिट में अगर उसका RBI के बिल डिस्काउंटिंग का कंसीडर कर लें, उसमें से माइनस कर दें, तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं? मैं एक कलर और यूज कर रहा हूं, जो कलर है कुछ व्हाइटिश टाइप का, ये वाला, ये आपका NBC है। ठीक है, और सबसे अंदर वाला आपका ANBC है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, हो सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करे क्वेश्चन। क्या ANBC NBC से ज्यादा हो सकता है? बोलिए। नहीं सर, नहीं हो सकता है। नहीं, ज्यादा नहीं हो आंसर सकता। दीजिए। नहीं हो सकता सर। ज्यादा कैसे होगा? MBC अगर अर्ली होगा तो ANBC हो सकता है, बैंक क्रेडिट से चलो ज्यादा मैं नहीं होता। बताता हूँ, चलो मैं इसको बताता हूँ। देखो, फैक्चुअल चीजें तो आपको कई जगह मिल जाएंगी। ये क्लास लाइव का, क्लास का मतलब अपनी क्वेरी पूछिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपका बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट में हमेशा से माइनस होगा बिल रीडिस्काउंटिंग वाला, तो NBC जो है वो तो हमेशा कम होगा। यानी BC अगर इस लेवल पे है तो NBC हमेशा नीचे लेवल पे होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ANBC है, ANBC जो है, सर आवाज बहुत आ रही है। ANBC कम, ज्यादा या इक्वल हो सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है। हो बिल्कुल हो सकता सकता है। है। ये काफी तो मेरा जुड़ती क्वेश्चन है। ये है कि ANBC किस कंडीशन में ज्यादा होगा? जब RBI से जो बिल डिस्काउंटिंग कम होगा तो NBC ज्यादा होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने फिक्स कर दिया आपका, ये दो तो फिक्स हैं। मैं बात कर रहा हूं ANBC NBC से ज्यादा किस कंडीशन में होगा? सर जब बैलेंस शीट में नाबार्ड जब सीटी फाइनेंस से करेंगे तो। अगर ज्यादा बॉन्ड लेंगे तब। एक तो है नॉन SLR नॉन SLR इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखे हैं, और ठीक जो है। बॉन्ड हम लेते हैं बैंक हाँ, वाले नाबार्ड हाँ, सीटी से, वो अगर ज्यादा हो गया तब हाँ, भी BC से बड़ा हो सकता है। तभी। तो इसका आंसर यहां तो मैंने पिक्चर में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं इसके फैक्ट का आंसर क्या है। इसके फैक्ट का आंसर है ये कि जितने हमारे वो पॉइंट थे, जो हमारा ANBC का चार्ट था ना, यस सर। उसमें जितने प्लस वाले पॉइंट हैं, वो प्लस वाले पॉइंट ये यहां देखिए। अब मैं इसको जो है ब्लू कलर से यूज करता हूं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। एक तो है हमारा ये वाला आइटम, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपका जो ANBC है वो NBC से ज्यादा होगा, और आपका अदर इन्वेस्टमेंट, ये भी एक आइटम ऐसा है जिससे आपका ज्यादा होगा। और तीसरा है नॉन SLR। अगर हम क्रक्स की बात करें तो वो तभी ज्यादा हो सकता है जब आपके डिपॉजिट, कहना चाहिए डिपॉजिट, ट्रीट कर लिए जाएं आपके किसकी तरह से? एडवांस। ये किन्हीं का माइक खुला हुआ है।
सर आप सबका माइक ऑफ कर दीजिए। तो फिर हम क्वेरी बता कैसे भी कर पाएंगे? अरे प्लीज जिसका माइक तो मैंने ऑफ कर दिया, लेकिन कुछ चीज डिस्कशन वाली होती है इसलिए खोलना पड़ता है ना मेरे को। चलो एनीवे, तो अभी आप समझ गए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है सारे कॉर्नर से, कुछ छूटना नहीं है आज। अच्छा, एएनबीसी के बाद हम बात कर रहे थे, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना आपको, एडजस्टमेंट वाला, एडजस्टमेंट फॉर वेट इन पीएसएल अचीवमेंट, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब आपकी बात करते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। एग्रीकल्चर में एलिजिबल जो कैटेगरी है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें प्रायोरिटी सेक्टर में होंगी, ठीक है। तो पहला तो उसने बोला जो भी फार्म क्रेडिट है, इंडिविजुअल फार्मर को जो भी लोन दिया हुआ, चाहे वो एसएचजी हो, चाहे वो जेएलजी हो, चाहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर हो, इन सबको, उसके साथ साथ बोला हुआ इसने एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब कई बार एक क्वेश्चन आप यहां से आ जाए तो आप गलत कर देंगे, आप कहेंगे ये नहीं, ये तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लेकिन यहां बोला हुआ है ऐसे प्रोप्राइटरशिप फर्म जो फार्मर्स की है या जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में एंगेज हैं, जैसे डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री। अभी मैं आपको बताऊं, कई लोग जो फर्टिलाइजर सेल करते हैं, तो फर्टिलाइजर जो सेल कर रहा है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है फार्मर की, और फर्टिलाइजर सेल कर रहा है तो वो भी फार्म क्रेडिट में आएगी, ठीक है। क्रॉप लोन तो आप जानते ही हैं, मीडियम एंड टर्म, लॉन्ग टर्म लोन के जितने भी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी वो सारे आएंगे। लोन्स फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, अब इसमें क्या होता है कि आपने जब आप फार्म को यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आपने कीड़े मारने के लिए स्प्रे किया हुआ है, लैंड को लेबल किया हुआ है, ग्रेडिंग करी हुई, ये सब चीजें भी, इस ऐसे लोन भी सब प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। डिस्ट्रेस्ड फार्मर जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से क्या है, कर्जे में दबे हुए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर यानी कोई कंपनी या बैंक ने लोन नहीं दिया उनको, किसी साहूकार ने लोन दिया, उसमें कर्जे में दबे थे, उनको अगर आप लोन दे रहे हैं, लेकिन वो कौन होने चाहिए, फार्मर, वो भी एग्रीकल्चर में है। लोन टू केसीसी एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का हमने समझ लिया था, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का जो हमारा टारगेट है वो कितने परसेंट है, 10%, ठीक है। लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है जो आपकी क्रॉप आती है, वो जो क्रॉप आती है उसको प्रोड्यूस बोलते हैं। ऐसे सारे लोन्स जो 75 लाख, ठीक है। और इसमें है देखो, एक तो है वेयर हाउस रिसीट और एक है इलेक्ट्रॉनिक रिसीट, तो 75 लाख तक वो करेंगे। और उसमें बोला हुआ है ये जो लोन है वो 12 मंथ से ज्यादा का नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी लोन जो फार्म प्रोड्यूस के अगेंस्ट है वो कितने लाख तक का, 75 लाख तक का, 12 महीने तक का लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर में होगा। और अगर 50 लाख तक का होगा वेयर हाउस रिसीट अदर देन, तो एनडब्ल्यूआर और ईडब्ल्यूआर के अलावा होगा तो कितना, ये 50 तक है, और वैसे कितना है, 75 लाख तक है, ठीक है। ये एन का मतलब नेगोशिएबल है, ठीक है। लोन्स टू फार्मर इंस्टॉलेशन स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप, अगर वो ये लगा रहे हैं तो वो भी आपका उसमें होगा, ठीक है। और लोन्स टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट ऑन बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन, जहां अभी तक कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं थी, खेती होती नहीं थी, ठीक है। एंड फैलो लैंड इन स्टिल्ट फैशन ऑन एग्रीकल्चर एंड लैंड ओनर बाय द, तो ऐसा सोलर पंप अगर वो लगा रहे हैं तो उनके लिए भी होगा, ठीक है। तो ये तो बात आ गई डायरेक्ट एग्रीकल्चर वाली। अब यहाँ पे उन्होंने फार्म क्रेडिट में कुछ कैटेगरी और दी हैं जिसका नाम दिया हुआ है कॉर्पोरेट फार्मर, एफपीओ या एफपीसी ऑफ इंडिविजुअल फार्मर, किसी फार्मर की कंपनियां,
या पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर जो कि एग्रीकल्चर एलाइड में लगी हैं। तो आपको तो पता ही है कि कोऑपरेटिव जो पैक्स हम बोलते हैं, वो पैक्स अधिकतर जो हैं वो किस काम में लगी हुई हैं गांव में, कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स है वो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ लोन लिमिट बढ़ा दी गई है। क्या बढ़ा दी गई है? 2 करोड़ तक के लोन ऐसे कॉर्पोरेट फार्मर को 2 करोड़ तक का लोन भी इस कैटेगरी में आएगा प्रायोरिटी सेक्टर में। 2 करोड़। अब उसमें चाहे वो क्रॉप लोन दे रहे हो, चाहे एमटीएल दे रहे हो, चाहे लोन टू प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, लेकिन कितने? 2 करोड़ पर बोरोवर एंटिटी। अब यहाँ पे पर बोरोवर एंटिटी का मतलब क्या है? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, ठीक है, कोई और पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। तो इनको 2 करोड़ तक का लोन जो है इसमें कैटेगराइज होगा। ठीक है, अच्छा, ये प्लेज वाला वही है। क्या प्लेज वाला है कि 75 लाख तक का अगर वो NWR और ये देते हैं, ठीक है, और 50 लाख तक का अगर वो नहीं देते हैं। 5 करोड़ तक का लोन जो FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज अंडरटेकिंग फार्मिंग विद एश्योर्ड मार्केटिंग डियर। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे फार्मर ऐसी कंपनी से टाई अप करते हैं जिनका प्रोडक्ट वही कंपनी पहले से श्योर करती कि हम लेंगे। तो अगर वो पहले से श्योर कर रही है तो 5 करोड़ तक का लोन उस कंपनी को जो दिया गया है वो प्रायोरिटी सेक्टर में होगा। ठीक है, यूसीबी आर नॉट परमिटेड टू लैंड टू कोऑपरेटिव फार्मर। तो अर्बन कोऑपरेटिव तो देते ही नहीं है, तो उनको अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 100 करोड़ तक का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और लिस्ट ऑफ एक्टिविटी नीचे दी गई है। आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, कोल्ड हाउसेस है, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ऐसी चीजों के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंसिलियरी सर्विसेज की फार्मर्स के साथ साथ जो और सर्विसेज चलती हैं, तो उसमें क्या है? 5 करोड़ तक का लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर फॉर परचेज द प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको 5 करोड़ तक का लोन जो उनके प्रोड्यूस को परचेज करती है। ये एक नया आया हुआ है स्टार्टअप वाला। स्टार्टअप कोई भी है तो उसको 50 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा एग्रीकल्चर में। लेकिन यहाँ एक चीज है, वो स्टार्टअप की डेफिनेशन यहां से डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, लोन टू फूड एंड प्रोसेसिंग एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी 100 करोड़ तक का लोन इसमें शामिल होगा। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर RIDF। अब देखो RIDF में जो पैसा आप लगाते हैं उसके 2 रिजल्ट आते हैं। एक तो वो आपका टारगेट पूरा करता है, टारगेट को प्लस करता है, और टारगेट को अचीव करता कहते हैं। ठीक है, अचीव करता है। थोड़ी देर के लिए माइक खोला हूं, थोड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, मैं देखता हूं कि जो मैं पूछना चाह रहा हूं आप बता पाएंगे या नहीं पता है। RIDF का बेनिफिट तो मैंने ये दे दिया, इसका नुकसान क्या है कोई बताएंगे? सर इंटरेस्ट का नुकसान होगा ना बैंक को। नहीं सर, ये तो फाइनेंशियल है, ठीक है सर एक इंटरेस्ट तरफ कम से मिलेगा, बैंक हेलो को इंटरेस्ट क्या? कम मिलेगा। सर हेलो नहीं ये तो फाइनेंशियल नुकसान हो गया, ठीक है, मान सर- लिया चलो इंटरेस्ट का सर- नुकसान हो रहा। और कुछ जानना चाह रहा हूँ? सर इसको नैरो बैंकिंग कहते हैं। अगर हाँ, बिल्कुल। RIDF को दिया जाए तो बहुत जिस लोगों को हाँ। लोन मैंने देना चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं देते हैं। मतलब इसको नैरो बैंकिंग इसलिए कहते हैं कि बैंक लोन देने से बच रहे हैं, पैसा उठा के वहां दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सर, सिक्योर्ड होता है। हेलो हाँ, हाँ, सर हाँ, ये एक तरह से एक पेनल्टी है ना कि हम जो हमारे टारगेट को एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर के हम पूरे नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें तो वो कर रहे हैं, ठीक है। RIDF में रखना पड़ रहा है। तो ये एक ठीक तरह है। से मतलब जो मतलब बेनिफिशियरीज हैं उनको बैंक बेनिफिट ना देके मतलब एक बैकडोर से उसको अपना फंड दे रहा है जिसमें अपने को मतलब बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो नुकसान है ठीक है, बैंक को। ठीक है, चलिए बैंक का चलिए रेपुटेशन पे भी मैं इफेक्ट जो पड़ेगा। पूछना चाह रहा हूं मैं बता देता हूं क्योंकि अब आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं उस बात को। देखिए, आप ये पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपना टारगेट तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जितना पैसा आप यहां दे रहे हैं ना उसके लिए आपको एडिशनल टारगेट मिलता है। इसका 40% आपका टारगेट बढ़ जाता है।
ये बात पकड़ में आई किसी को? नहीं। हाँ सर, ये मालूम नहीं था। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, सपोज कीजिए, देखो आपको 10,000 करोड़ का टारगेट मिला। सर ये फुल आपने स्क्रीन कर 8,000 दीजिए ना। करोड़, जरा साइलेंट होके सुनिए। 8,000 करोड़ पूरा कर दिया, तो 2,000 करोड़ आपने कहाँ लगा दिया? RIDF। ठीक है, लेकिन जो आपने RIDF में लगाया उसका 40% और करना पड़ेगा आपको। तो इसका 40% कितना हो गया? 800। तो आपका टारगेट कितना हो जाएगा? 8,000। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ओके ओके 10,800। 10,800। हाँ, तो जो आप RIDF में करते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना कम होता है, लेकिन उसका 40% इनडायरेक्टली बढ़ जाता है और आपका, तो इसका नुकसान होता है आपको। आपका टारगेट बढ़ जा रहा है उससे थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं, 40% बढ़ जा रहा। ठीक है, चलो अगला है एलिजिबल एक्टिविटीज अंडर एनसी। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ये सर्कुलर में आपको शेयर करूंगा, तो आप उसमें से जो है देख लीजिएगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मार्जिनल फार्मर वो होता है जो अप टू 1 हेक्टेयर होता है, या इसको हम कहेंगे 2.471 एकड़। 2.5 एकड़। ये फिगर जो क्लास ले रहे हैं उसमें से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा ना। सर सर पता अगर चल गया कल। सर आप कल बोले थे। सर एक बात पूछूं? हाँ, सर अगर कोई बैंक टोटल KCC लोन ना देकर अगर ये RIDF में टोटल दे दे, तो इसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्योंकि KCC लोन तो पूरा डूबता है। नहीं नहीं चलो देखो, मैं इसमें डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा। क्या? एग्रीकल्चरिस्ट को जो भी आप लोन दे रहे हैं, अगर वो पर एनम रिन्यू होता जाता है, चाहे वो कैसे भी हो रहा है, चाहे वो पड़ोसी से मांग के रिन्यू कर रहा है, तो आपका जो जितना KCC आप दे रहे हैं वो उसकी लैंड कॉस्ट का 20% भी नहीं देते उसको। तो कभी भी ऐसा बैंक का पोजीशन खराब होगा तो लैंड है उसके पास, मतलब वो जब RC काटते हैं ना, RC में कोई भी DM आपकी RC वापस नहीं करता है, क्योंकि उसके पास लैंड है, और KCC बिना लैंड के मिलता नहीं है। तो लैंड का जो कॉस्ट है वो एक अच्छा कॉस्ट है, तो वो किसी ना किसी तरह आपका रिकवर हो सकता है। हाँ, जो डूब रहा है उसके पीछे पीछे सीधे रीजन है जिस ब्रांच मैनेजर ने वो लोन दिया, और उसके बाद जो ब्रांच मैनेजर वहां आया उसने उस लोन पे ध्यान नहीं दिया, यानी टाइम से उसने नोटिस और जो भी RC वारसी काटना वो काम उसने नहीं किया। सर गवर्नमेंट पॉलिसी की आजकल तो वजह से वैसे ही जा रहा कर्ज है, माफी हो रहा है आजकल। कर्ज माफी की वजह से जा रहे हैं सर। आदमी कहता है कर्ज माफी माफी में सुनिए सुनिए सर झारखंड में तो उसको KCC का मतलब हो गया कि माफ हो गया, ऐसा माफ हो गया। मेंटलिटी बैठ गया। अभी अभी आजकल ऐसा मंथली चल रहा है ये सर। तो हमारा आज- लिटरेसी प्रोग्राम गड़बड़ कर रहा है ना। जब सब हम KCC रिकवरी दे में दो, जाते इसका हैं, मतलब कि माफी हो गया, ऐसा मेंटलिटी हो गया। अरे अब बोलते हैं 2008 में जो छूट हो गया था। सर हम टॉपिक से हट रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। चलिए, मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, आप इस क्लास को ट्रेनिंग सेंटर ना बनाइए। नहीं सर, कुछ सीखने को मिलता ही अच्छा सर। चलो, हाँ, तो हम ये बोल रहे थे। सर आपका स्क्रीन फुल कर दीजिए ना। नहीं, मेरा स्क्रीन तो फुल है। छोटा छोटा मेरा फोटो, तो आप फोटो फोटो पे डबल क्लिक करिए, मैं फुल हो जाऊंगा। लेकिन फिर ये सर्कुलर कैसे देखेंगे आप? हाँ, चलो। अच्छा लगता है कि मैं बैंक वालों को जब हंसते हुए देखता हूँ ना, तो अच्छा लगता है। ये सर से ये कौन सी बात ये हंसते नहीं सर क्या? चलो, अब आप हंसते रहिए, मैं आपको देख नहीं रहा। आगे देखिए, फार्मर्स एंड लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर। मैंने यहाँ फिगर इसलिए लिखी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होगा कि 2.5 एकड़ ना होके उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो ये है, लेकिन हम ट्रीट कर लेते हैं 2.5 एकड़। ठीक है,
और ये बात मैंने 1995 में सीखी थी। चलो, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, टीन एंड फार्मर ओरल। तो कई लोग क्या होते हैं, उनके पास अपनी लैंड नहीं है लेकिन वो लोगों के वहां खेती करते हैं बटाई पे लेके या शेयर क्रॉप पर, इस तरह से, तो उन लोगों को भी ले लिया जाता है। लेकिन वो जो लैंड ले रहे हैं किराए पे, वो एसएमएफ वाली जो डेफिनेशन है उतनी ही होनी चाहिए। अगर किसी ने 10 एकड़ लैंड किराए पर ली है तो उसको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही एसएचजी और जेएलजी को जो लोन्स दिए हुए हैं वो भी इसमें आएंगे। लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल सोली एंगेज इन एलाइड एक्टिविटी। किसी के पास कोई भी जमीन है या नहीं है, या कितनी भी है, लेकिन वो एलाइड एक्टिविटी में एंगेज है और 2 लाख तक का लोन लेता है। एलाइड का मतलब जैसे वह मान लिया आपका गोट यानी बकरी पालन का काम करता है, फिशरी का काम करता है, चाहे उसके पास 10 एकड़ लैंड है तो भी वो एसएमएफ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को जो लोन हम दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बात आ रही है कि जो भी हम उस कंपनी को लोन दे रहे हैं उसके 75% कस्टमर इस कैटेगरी के होंगे तो ही हम उसे एसएमएफ कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। अब बैंक जो है एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी लैंडिंग करता है। ऐसी लैंडिंग भी आपकी एग्रीकल्चर में आ सकती है। अगर कब आएगी? जो बैंक रेट एक्सटेंडेड टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी एमएफआई एंड अदर एमएफआई सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कोई भी हो, विच आर मेंबर ऑफ आरबीआई रिकॉग्नाइज एसआरओ फॉर द सेक्टर ऑफ फॉर ऑन लैंडिंग टू। एसआरओ का भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ एसएलजी जेएलजी विल बी एलिजिबल फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेशल पैरा 1 नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबी, यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक, इनके लिए एप्लीकेबल ये बात नहीं है। क्यों नहीं बात है? क्योंकि ये एनबीएफसी और एमएफआई को लोन नहीं देते हैं, इसलिए, ठीक है। बैंक रेट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी टुवर्ड्स ऑन लैंडिंग फॉर टर्म लैंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर विल बी अलाउड अप टू 10 लाख पर बोर। इस बात को समझ लीजिएगा। अब आपने एनबीएफसी को लोन दिया, वो लोन दे रही है कई लोगों को, किसी को दे रही 8 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख। तो जो लोन उसने 10 लाख पर बोरोवर दिए हैं वही इसमें कंसीडर होंगे प्रायोरिटी सेक्टर में। अगर वो किसी को 20 लाख तक का भी लोन दे रही है वो एनबीएफसी, तो वो एनबीएफसी का वो वाला लोन प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका एमएसएमई। एक बात ध्यान रखिएगा, एमएसएमई एक डिफरेंट थिंग है और आपका टारगेट में उस किसको ले रहे हैं डिफरेंट थिंग है। एमएसएमई तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसमें से प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होंगे उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें टारगेट जो दिया हुआ है एमएसएमई में सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिया हुआ है, उससे ज्यादा आप करते हैं वो आपके ऊपर है। और ये सिर्फ दिया हुआ कितना परसेंट? 7.5%। अभी हम देखते हैं आगे। और इसकी डेफिनेशन जो नई वाली डेफिनेशन आई है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है, ठीक है। जो आपका एबीएम का 26 यूनिट है उसमें एमएसएमई का भी एक टॉपिक है, छोटा सा है। तो अगर कोई भी चीज आईआईबीएफ ने अपनी बुक में दे दी है तो आपको कंप्लीट आनी चाहिए। वो आप वहां पे डिबेट नहीं करेंगे कि आपकी बुक में तो एक ही पेज था आपने 2 पेज का दे दिया। वो उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना होगा आपको, ठीक है। चलो, अब बात आती है फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन। देखो इसने बोला हुआ है जो बैंक फैक्टरिंग करते हैं, फैक्टर एंड फोरफिटिंग एक टॉपिक है आपका, फैक्टरिंग सर्विसेज करते हैं, बिल के अगेंस्ट लोन देते हैं, उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में लेगा। बोलता है विद रिकोर्स फैक्टरिंग, इसके लिए हम यहां बात नहीं करेंगे, अलग से हमने बता रखा। ट्रांजेक्शन बाय द बैंक्स विच कैरी आउट द बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग डिपार्टमेंटली वेयर एवर द असाइनर इज ए माइक्रो। जहां पे एमएसएमई को फैक्टरिंग करी है उसने, उस चीज की बात कर रहा है,
ठीक है, फैक्टरिंग का मतलब उनके बिल के अगेंस्ट उसने फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात आती है खादी विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर, इसके लिए क्या बोला हुआ है, ऑल लोन्स टू, जो भी केवाई सेक्टर को दिए हुए हैं, केवीआई सेक्टर को, वो जो 7.5% का टारगेट है उसमें ले लिए जाएंगे। यानी इस 7.5 में एक तो आया माइक्रो, एक आया आपका केवीआई का सारा लोन, एक आया आपका फैक्टरिंग का लोन, ठीक है। अदर फाइनेंस टू एमएसएमई, अब एमएसएमई में कौन से फाइनेंस आपके इस 7.5 कैटेगरी में आ सकते हैं, तो बोला हुआ है कि जो आपका 50 करोड़ तक का लोन है, किसके लिए, स्टार्टअप के लिए। यही स्टार्टअप एमएसएमई में भी था और यही स्टार्टअप किस में भी था, एग्रीकल्चर में भी था, एज पर डेफिनेशन ऑफ एम। और ये क्वेश्चन वैसे आ सकता है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन, प्रमोशनल एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएसएमई स्टार्टअप की डेफिनेशन कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, ऐसे दे देगा वो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिफाइन करती है कि कौन सा स्टार्टअप है कौन सा नहीं है, ठीक है। लोन टू कॉपरेटिव्स फॉर प्रोड्यूसर्स इन द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर, तो ये प्रोड्यूसर्स को जो लोन दे रहे हैं कॉपरेटिव्स के लिए वो भी इसमें आएंगे। लोन सैंक्शन टू बैंक टू एनबीएफसी एमएफआई को जो लोन दे रखे हैं वो भी इसमें आएंगे। लोन टू रजिस्टर एनबीएफसी जो इनको लोन कर रही है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, देखो यहां एक फर्क समझिएगा, यहां इसने बोला हुआ है एमएसएमई सेक्टर, यहां बोला हुआ है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। यानी माइक्रो एंड स्मॉल का मतलब है कि इस मीडियम को छोड़ रखा है। तो कुछ एनबीएफसी एमएफआई इनके लिए काम करती हैं और कुछ एनबीएफसी एमएफआई सिर्फ और सिर्फ इसके लिए काम करती हैं। क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अंडर जनरल क्रेडिट कार्ड, यानी जो भी आपने आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगारी कार्ड, विवर्स कार्ड, ऐसे कोई भी क्रेडिट कार्ड बना रखे, उनको जो भी लोन दिया हुआ वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। यहां आता है ओवरड्राफ्ट, ये देखिए पीएमजेडीवाई जो हमने बोला था वो भी आपका इसमें आएगा, पर इसमें जो लिमिट है वो अभी 10,000 है। कितनी है, 10,000। इसने बोला हुआ अकाउंट होल्डर एज पर लिमिट and condition prescribed by the Department of Financial Services, Ministry of Finance from time to time will qualified at achieve target under micro lending। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग अपने आंसर दीजिएगा, मैं सुन नहीं रहा हूँ आपकी बात, कि माइक्रो एंटरप्राइजेस का टारगेट कितना है, 7.5%। तो इस 7.5% में अगर आपने किसी पीएमजेडीवाई में दे रखा है, पीएमजेडीवाई में अगर कुछ दे रखा है तो वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट नॉट एप्लीकेबल टू आरआरई एलएलबी। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इनके लिए जैसा हमने बात करी थी कि इसमें 32% तक, देखो ये है इनके लिए 32% तक वो यहां दे सकते हैं, बाकी 8% अदर करना पड़ेगा उनको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन ब्रांच 20 ब्रांच एंड अबव वाले के लिए, तो उसने बोला इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट। अब कैसे इंक्रीमेंटल है, पहले इनके लिए 32% होता था, लेकिन इनको कितना कर दिया है, 40। और ये 40 कैसे किया हुआ, एवरी ईयर 2% बढ़ाया था, तो 5 साल में यहां ले आए थे इसको, ठीक है। जबकि डोमेस्टिक और स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव के लिए क्या बात बोली उसने, अप टू 2% ऑफ एनबीसी विच एवर हायर सब्जेक्ट टू ए सैंक्शन लिमिट अप टू 40 करोड़ पर। यहां एक सेगमेंटाइज लिमिट डाल दी है कि अगर ये बैंक 40 करोड़ तक का कोई लोन करती हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट सेक्टर का टारगेट में ले सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट में कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों के लिए लिमिट कोई भी नहीं डिफाइन की गई है, किनके लिए, फॉरेन वालों के लिए, ठीक है। मैं अभी माइक खोलूंगा तब बात करेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंक्लूड प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट एज डिफाइंड बाय मास्टर सर्कुलर, जो भी है एक्सपोर्ट क्रेडिट का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब बात आती है एजुकेशन। ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, जिन लोगों ने कभी भी 10 और 20 वाला याद किया था, अब केवल कितना हो गया, नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, यानी 20 लाख तक, अप टू 20 लाख। ठीक है, ये चीज जो है अब आपकी एजुकेशन लोन की इसमें कंसीडर होगी। हाउसिंग लोन में मुझे समझाना है, तो थोड़ी देर के लिए आप बहुत देर से साइलेंट बैठे हैं, तो मैं बात कर लेता हूं आपसे। कोई इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक आंसर दिया हुआ है, एसआरओ हम पूछ रहे थे, तो एसआरओ का डेफिनेशन डीडीएम कमल जी ने यूट्यूब में दिया है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, कोई पूछ रहे हैं कुछ क्वेरी किसी की? माइक खोल दी सर है मेरी आपके। सर सीआईबी में जो मेरी केस स्टडी रहेगी वो किस query टाइप है। से रहेगी? डेटा हमसे पूछेगा? डेटा नहीं, केस स्टडी में डेटा ना पूछ के वो एक अमाउंट देगा जी कि जी इसको लेना है नहीं लेना है। आपका एक सर ये फिगर जो दे देगा, 10 लोन दे जी देगा। जी जी 10 लोन कहेगा, एक बैंक ने 10 लोन दिए हैं, आपसे पूछेगा इसने प्रायोरिटी सेक्टर में टोटल कितना एडवांस किया है, ऐसे पूछ लेगा। इसने समझ गया। एग्रीकल्चर में कितना किया है, इसका जैसे मैं अपना माइक्रो का पीएसआर टारगेट बनाता हूँ पूरा उसकी है समरी नहीं। बनती है जो। हाँ, इस तरह से। जी जी और कोई क्वेश्चन? सर ये जो प्रायोरिटी सेक्टर में जितनी भी लैंडिंग हो रही है सर, जो काउंट होगी सर, वो सैंक्शन अमाउंट पे होगी या फिर डिसबर्स अमाउंट पे होगी? काउंट आउटस्टैंडिंग। जो करेंगे आउटस्टैंडिंग जब आप मार्च में देंगे ना, जी, मार्च में आपका कितना आउटस्टैंडिंग है उससे ट्रीट होगा। सर एजुकेशन लोन में सब्सिडी वगैरह मिलता है तो कितने तक मिलता है या 20 तक मिलता है, और उसका इंटरेस्ट क्या रहता है? इसकी सब्सिडी के बारे में, एक तो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है अगर आप कोर्स के दौरान पूरा वो करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट में 1% लेस हो जाता है ना, है वो स्कीम। हमको नहीं जानकारी सर, इसीलिए पूछ रहे हैं। कोई एजुकेशन लोन वाले हैं और बताएं। सर हमारे यहाँ, हम वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी चल रहा है, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उसमें हाँ, उसमें जो बोला हुआ है 4.5 के ऊपर जो हमारा MCLR और स्प्रेड ऐड करके जितना होता है, वो रेस्ट अमाउंट, माने इंटरेस्ट का रेस्ट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट दे देगा। अच्छा, मतलब जो MCLR से ऊपर का ब्याज है वो, हाँ, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट से बोल रहा है कि 4.5% ब्याज लेने के लिए, और उसके ऊपर जो होता है वो गवर्नमेंट दे देगा हमको। ठीक है, ठीक है। ये तो नहीं सर, उसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम सब्सिडी कितना मिल सकता है, मैं ये जानना चाह रहा था। मैक्सिमम 10 लाख टोटल लोन है, और 15 इयर्स उसका पीरियड है। 10 लाख में जितना बनता है उतना ही देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अमाउंट वाइज है ना, तो अमाउंट फिक्स है, तो अमाउंट के ऊपर जो भी लोन बनेगा, ब्याज बनेगा, उतना देगा वो। चलिए, ये एक अलग का अलग है और सेंट्रल का अलग है, थोड़ा सब दोनों का अलग अलग चीज का है। अभी आप एजुकेशन लोन को छोड़िए, जो हम प्रायोरिटी सेक्टर टॉपिक कर रहे हैं उसकी बात करिए। ये आपको समझ में आ गया है कि 20 लाख तक का एजुकेशन लोन हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। ठीक है, अब ये हाउसिंग लोन वाला सुन लीजिए, इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा यहीं पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन छोटा सा सर, आप जितना बोला हमारे बुक में तो उतना नहीं है, और हम वो सर्कुलर निकाल के पढ़े। ठीक है, हाँ चलो देखो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे प्रायोरिटी सेक्टर, बेसेल, NPA, और आपका फॉरेक्स के जो अकाउंट्स हैं, और नॉर्मल फॉरेक्स की डिटेल्स जो हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये आपकी बुक में अगर कहीं कहीं उसने जिक्र कर दिया, और जो हम आपको बात करते हैं, हम पुराने ईयर्स का 10-12 सालों का एक्सपीरियंस बात करते हैं। जब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे,
तो जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं वो हमको बताते हैं कि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कई बार 5 मार्क्स का केस स्टडी आया है, और उसमें जब वो केस स्टडी आता है तो उसके जितनी हम बातें कर रहे हैं उन्हीं सबसे पॉइंट निकल के आते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर होती हैं तभी आप उस केस स्टडी को निकाल पाते हैं। ओके और प्रमोशनल एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और ये जो सर्कुलर है, हाँ, जो लोग जेआईबी वाले हैं उनकी तो बुक में सब लिखा हुआ है। जेआईबी वाले हैं कोई, बताओ, आपकी बुक में सब लिखा है? अपडेटेड नहीं है सर। लेकिन काफी कुछ है ना उसमें ऐसा। हाँ काफी कुछ है। तो अगर हम इस डिटेल पढ़ रहे हैं तो अच्छा है हमारे लिए। जेआईबी के लिए तो ये सर्कुलर बेस्ट है मेरे हिसाब से। हाँ बेस्ट ये है। हो गया, एमएसएमई का हो गया जो न्यू अपडेटेड है, क्योंकि बुक न्यू भी अपडेट आ अपडेट रहे हैं, नहीं बिल्कुल हुई उस बेस्ट हिसाब है, से। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्लास का भी हमने जेआईबी सीआईबी मिक्स रखा हुआ है, इसलिए हम कर रहे हैं उसको। ठीक। और आपका कल शाम को सीआईबी वालों का क्लास है, ध्यान रखिएगा, मैं अभी से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। कल सीआईबी वालों का क्लास है सर, टाइम 8 PM पर, ओके सर। नाइट में। सर 8:30 किया नहीं जा सकता? 8:30 कर देते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू। 8:30 PM नाइट में क्लास है। बेसेल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे एच पर जी। सीआईबी। अभी तक हम ठीक है सर। जेआईबी सीआईबी मिक्स कर रहे थे। ठीक है, जी तो जी अभी कल रखा है क्लास, धीरे धीरे करके रेगुलर करना है। जी जी। ठीक, चलो। तो हाउसिंग वाले को समझ लीजिए, ये हाउसिंग लोन वाला जो है कई बार कंफ्यूज होता है। देखो हाउसिंग में क्या होता है, आपने एक घर बनाया, ठीक है, एक बनाया आपने 10 लाख एंड अबव पॉपुलेशन में, यानी एक दिल्ली है और एक आपका छोटा कोई स्टेट सिटी ले लेते हैं। छोटा सिटी हमने ले लिया, कौन सा छोटा सिटी ले लें हम? रामनगर ले लिया। अब रामनगर कई स्टेट में है, इसलिए सब खुश हो जाएंगे, मेरे स्टेट का नाम ले लिया। ठीक। तो लोन टू इंडिविजुअल, ये घर मेरा कॉस्ट है, घर का कॉस्ट जो है ये 50 लाख का है, और ये घर जो है मेरा 40 लाख का है। मैंने इसमें लोन 35 लाख का लिया और मैंने इसमें 25 लाख का लोन लिया। ठीक है, तो क्या ये दोनों प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा? आना चाहिए था, 35 लाख तक का है ना। आना आएगा चाहिए। सर, आएगा। जितना लाइन हमारा ऊपर लिखा हुआ उसके हिसाब से आना चाहिए ये कि भैया 35 लाख और 25 लाख हो गया, आना चाहिए। लेकिन ये अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये वाला लाइन। क्या इंपॉर्टेंट है लाइन इसका? अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये वाला, नहीं यहाँ आएगा, बोलता है नहीं 45 लाख द और परचेज कंस्ट्रक्शन of a dwelling unit per family provided the overall cost of dwelling unit at the center does not exceed 45 lakh and 30 lakh respectively। तो बताओ दोनों आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। ये 45 होना ठीक चाहिए, है। 30 होना चाहिए। हाँ, अगर इसका कॉस्ट 45 या उससे कम रहता है और इसका कॉस्ट 30 लाख और उससे कम रहता है तो ही आएगा। इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि अगर अंबानी जी आपसे 35 लाख का लोन ले लें तो क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। इसका मतलब ये उन लोगों के लिए अच्छा किया हुआ है कि जो लोग महंगा फ्लैट लेते हैं लेकिन 35 तक का लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करेगा, सब बड़े बड़े लोगों को फाइनेंस कर देगा और अपना टारगेट पूरा कर लेगा। तो जो भी आपने देखा होगा, जो एनबीएफसी कंपनी फाइनेंस करती हैं वो कोशिश करती है 20-30 के लोन खूब जल्दी कर देती हैं, एक दिन में लोन कर देती है हाउसिंग, एक दिन में। और वो पकड़ती भी 30-35 वाले लोन्स हैं ज्यादा। ठीक है, और जो रूरल एरिया में या जो कम पॉपुलेशन वाले एरिया में वो 20 लाख के लोन लेती हैं बस, क्योंकि उनका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा होता है उससे।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ। चलो आगे बढ़िए। हाउसिंग लोन टू बैंक ओन एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन प्राइवेट। क्लियर हो गया? यस सर। Since housing loans which are backed by the long-term bond are exempted from ANBC, banks should not classify such loans under priority sector. Investment made by UCB in bonds issued by HNB HITCO shall not be eligible for classification under priority sector. तो वो कह रहे हैं कि जो आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर नहीं होगा, जबकि जो आप RIDF में कर रहे हैं वो कंसीडर होगा। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जो लगा रहे हैं आप वो नहीं कंसीडर होगा, लेकिन जो आप RIDF में लगा रहे हैं वो कंसीडर होगा। ठीक है। लोन टू 10 लाख मेट्रोपॉलिटन, 6 लाख टू अदर सेंटर, रिपेयर के लिए भी ये बिल्कुल न्यू है। पहले ये डेफिनेशन 5 और 10 लाख की थी और 2 और 5 लाख की थी। रिपेयर के लिए 10 लाख तक का लोन मेट्रोपॉलिटन में और 6 लाख तक का लोन अदर सेंटर में प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला हुआ है ऐसे लोन्स जो स्लम क्लियरेंस के लिए, स्लम क्लियरेंस में होता ना, वहां पे उनको हटा करके कहीं दोबारा से अच्छी तरह उनका घर वर बना के देते हैं, तो उनके लिए बोला हुआ है कि ऐसे जो पूरा प्रोजेक्ट है, बैंक लोन दिया, किसको दिया है बैंक लोन? गवर्नमेंट एजेंसी को। तो वो लोन लेके इससे बड़ा हाउस ना बनाए। 60 स्क्वायर मीटर से बड़ा अगर घर बना रही है तो वो लोन प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं होगा, तो छोटे घर बनाने के लिए। ऐसे ही ऐसे हाउसेस जो जमीन, जो एक तो 60 स्क्वायर मीटर जमीन तो दे दी, लेकिन उसमें कम से कम कितना यूज होना चाहिए एरिया? 50%। मतलब कहने का मतलब है उसने ये 60 स्क्वायर मीटर जमीन दी और घर कहां बना दिया? यहाँ पे 30 स्क्वायर मीटर। तो वो जो है नहीं होगा। कम से कम कितना एरिया यूज करना पड़ेगा उसे? 50%। ठीक है। अच्छा। ऐसे ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी बैंक लोन देती है। जैसे बैंक ने किसको लोन दिया था? DHFL को दिया था स्टेट बैंक ने लोन। यस सर। तो उसने लोन दिए, तो जो 20 लाख तक के लोन देगी उसी को प्रायोरिटी सेक्टर मिलेंगे। अगर स्टेट बैंक ने 15,000 करोड़ का एडवांस दे दिया, किसको? DHFL को, और DHFL ने इस लिमिट से ज्यादा के लोन बांट दिए, तो फिर वो प्रायोरिटी में नहीं आएगा। समझ रहे बात को? ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद NHB ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर शॉर्टफॉल, तो वो तो आपको पता ही है कि जितना आप शॉर्टफॉल करते हैं तो आप किसको डिपॉजिट देते हैं? NHB को। तो वो आपका मान लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 5 करोड़ तक का। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? स्कूल है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन है, टॉयलेट है, कंस्ट्रक्शन है, और आपका ये रिफर्बिश्ड ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट है, वाटर इंप्रूवमेंट है। ये सारे लोन 5 करोड़ तक के, लेकिन 10 करोड़ भी शामिल हो सकता है अगर कब आप आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ का कोई यूनिट लगाते हैं तो, यानी कोई आपने हॉस्पिटल खोल लिया। कौन सी स्कीम में? आयुष्मान में। आयुष्मान भारत। और कौन कौन सी? Tier 2 to 4 सिटी, इसको बोलते हैं। Tier 2 4 का मतलब दिल्ली बॉम्बे को छोड़ के। Tier 1 में आते हैं ना, दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद, ये सब मेट्रो बोलते हैं इनको। ठीक, उनको छोड़ के। ठीक है। बैंक लोन टू MFIs एक्सटेंडेड फॉर ऑन लैंडिंग टू इंडिविजुअल्स और ऑल्सो मेंबर ऑफ, ये भी आ जाएगा इसमें। अगला पॉइंट आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल सोलर का मतलब, तो जो भी 30 करोड़ तक के बोरोवर को लोन दिए हुए हैं
लेकिन इसमें आप एक बात देना कि दो चीजें हैं, एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हम आएगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उनके लिए तो 30 करोड़ है, लेकिन हाउस होल्ड के लिए कितना है 10 लाख 10 लाख। इसको समझ में आ रही बात? ये तो है पावर जनरेशन करने के लिए, विंड मिल के लिए, माइक्रो हाइब्रिड प्लांट लगाने, क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, केवल अपने लिए नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। अदर्स में आता है कि जितने आप लोन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर टू किसको, एसएचजी जेएल। आपने देखा होगा जो भी आप एसएचजी को लोन करते हैं उसमें पर बोरोवर लोन कितना देते हैं 1 लाख। ठीक है। एनुअल इनकम इन रूरल एरिया डज नॉट एक्सीड कितना 1 लाख, और अगर नॉन रूरल में देंगे तो कितनी इनकम होनी चाहिए 1.6 लाख। नहीं बुलाता खिलाता नहीं सब यहाँ खाने के लिए। I am starting to feel your pain. I also like it. हाँ but no one calls us नहीं, चलो खाओ तुम लोग आए हो, ऐसा नहीं। अरे सब यार म्यूट करिए सर। अरे जिसका बात चल रहा है खुद ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं आज वो लोग। अब कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका कितना प्राइवेट बात बाहर जा रहा है। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि 1 लाख से बड़ा लोन नहीं होना चाहिए। किसको दिया हुआ है, एसएचजीओस को, लेकिन उसकी इनकम का भी क्राइटेरिया है। जो गांव में है उसका इनकम 1 लाख और शहर में कितना 2 लाख। एंड लोन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख to bank provide directly by SHG activities other than agriculture for SME, loan for meeting social need, construction, repair of house, construction of toilet, any viable common activities there। तो इसमें दोनों में क्या फर्क है बताओ। देखो यहां जो है ये पहला वाला था, provide directly bank to individual members provided the individual borrower household income इतना ना, and loan not exceeding ₹2 lakh provided directly by bank फॉर एक्टिविटी अदर देन। तो ये तो आपका किसके लिए है, एग्री के लिए। ठीक है। और ये कौन सा वाला है, अदर देन एग्री एंड एमएससी। तो एग्री के लिए उन्होंने 1 लाख का रखा है, अदर एक्टिविटीज के लिए कितना रखा हुआ उसने 2 लाख। ठीक है। लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन, अभी हमने बताया था जो लोग इनडेप्ट होते हैं, कर्जदार हैं, उनके लिए 1 लाख तक के लोन को भी यहां पे शामिल किया गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/ST फॉर स्पेसिफिक, आपने देखा होगा कि हर स्टेट में SC/ST को भी फाइनेंस करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी बैंक फाइनेंस करता है, तो वो वाला भी आप वहां ले लेंगे। 50 करोड़ तक का स्टार्टअप बार बार आ गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे MSME का हो, ऐसे कोई भी स्टार्टअप 50 करोड़ तक के लिए जाएंगे। वीकर सेक्शन का कल हमने डिटेल पढ़ लिया था कि कौन से लोग वीकर सेक्शन में आएंगे। PMJDY का आएगा, ठीक है, 10 लाख तक का। ठीक है। और मिसलिनियस में इसमें मिसलिनियस में हमें उसमें ज्यादा कवर नहीं करना है, हमारा जो टॉपिक का जो कंसर्न है वो पूरा उसमें कवर हो चुका है। और कोई छोटी मोटी चीज अगर रहती है तो मैं बात देखता हूँ। हाँ, ये नया बात है इसमें। एग्रीकल्चर के लिए तो हमने बात करा कि वो 10 लाख तक का लोन देगा NBFC। एक माइक्रो के लिए इसमें बोला हुआ है कि जो 20 लाख पर बोरोवर, अगर कोई NBFC आपसे लोन लेके और एग्रीकल्चरिस्ट को लोन बांटती है तो 10 लाख तक का लोन बांट सकती है, तो प्रायोरिटी में आएगा। और अदर MSME के लिए बांटती है तो 20 लाख तक का बांट सकती है।
इसको हमने एक जो वर्ड यूज किया हुआ है, ऑन लैंडिंग वर्ड यूज किया हुआ है। ऑन लैंडिंग मतलब जो आप फाइनेंस कर रहे हैं उसका यूज कहाँ होना है। अभी बात करते हैं अरिंदम जी। चलिए अब आपसे पर्टिकुलर क्वेरी ले लेते हैं, क्योंकि एज सच जो है वो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब आपकी क्वेरी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि केवल आप डिस्कशन जो करिएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी का करिएगा। बोलिए, तब तक हम आपको बुक का भी थोड़ा दिखा देते हैं। ये हाँ जीआईबी सर। का बुक है। हाँ सर, मैं जो बोल रहा हूँ आप इतना डिटेल्स में बोल रहे हैं, मगर माने इतना डिटेल्स तो सर्कुलर को तोड़ के आप बोल रहे हैं, मगर हम प्रिपरेशन कैसे करें इसका? इसी सर्कुलर से। हाँ आप प्रायोरिटी सेक्टर अगर पढ़ेंगे तो इसी सर्कुलर से पढ़ेंगे। ओके। और एक छोटा क्वेश्चन था कि इस बार मैंने एग्जाम में बैठा था, आप जानते हैं, और जो क्वेश्चन आया था एचआर से इतना टफ था कि उसका मीनिंग समझ में नहीं आया था। जो मैंने क्या, और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मैंने आंसर न्यूमेरिकल मैंने ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल्स को राइट किया था मगर हाँ मगर उसका जो ऑप्शंस था, ऑप्शन एनालिटिकल था, ऑप्शन न्यूमेरिकल में दिया नहीं था। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर एनालिटिकल था। ठीक है, इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब तक मुझे क्वेश्चन और आंसर मेरे सामने नहीं होगा तो मैं कुछ भी, क्योंकि मैं तो एग्जाम देने नहीं जाता, आप दे के आए तो मुझे क्वेश्चन रिकॉल करके बताएं कि ये क्वेश्चन था, ये उसके ऑप्शन से, इसमें क्या आंसर होना चाहिए, तब मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊं। हाँ अभी बोलूं या बाद में? हाँ, ये इसके हम क्लास के लास्ट में बात करेंगे आपसे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए तब तक ये देखिए जरा, ये जो जेआईबी वाले हैं अपनी बुक में देखिए, ये जो टारगेट जो लिखे हुए थे, ये टारगेट अब जो है न्यू सर्कुलर के अकॉर्डिंग होंगे। ये आपके वहां जो टेबल बनी है, जितने लोगों के पास बुक है, वो बुक अब इस तरह से चेंज हो गई है। ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है बुक में चेंजेज आ गए हैं। और कुछ भी, ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको कवर किया। किससे कवर किया? सर्कुलर से कवर। ठीक है, तो आप इसे देखें या सर्कुलर देखें। मेरा एडवाइस है, देखो ये वाला को भी हमने पढ़ा था, वहां पे ध्यान है कुछ? ठीक है, पहले 1% था, फिर 0.5, फिर 0.5। जी सर। इसके बाद ये एएनबीसी का चार्ट भी आ गया है। अब जेआईबी वाले बहुत होशियार हो जाइए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सीआईबी का टफ चीज अब जेआईबी में डालने लग गया। ये पहले नहीं था जेआईबी में। ये एएनबीसी जो हमने सर्कुलर से पढ़ा, ये पहले जो था आपके जेआईबी में नहीं था। अभी देखो एएनबीसी दे दिया पूरा, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। सर ये प्रमोशन में आया एग्जाम था होता है। सर। प्रमोशन में हाँ, ये प्रमोशन का मैंने बताया ना, प्रायोरिटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमोशन के लिए। पीएनबी में क्लरिकल ऑफिसर में है ये सेक्टर। हाँ अच्छा, देखो यहाँ पर जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके लिए 75 है, एग्रीकल्चर 18 है, उसमें से 10% इधर है, माइक्रो के लिए 7.5 है, वीकर के लिए इतना। ये सब हमने पढ़ लिया।
ठीक है, फिर भी लेकिन एक बार और हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमको और अच्छा हो जाएगा। ये आरआरबी के लिए आ गया। आरआरबी के लिए वीकर सेक्शन कितने परसेंट है? 15%। 15%। आईटी सेक्टर की कैटेगरी जो आज की क्लास हमने कवर की थी उसमें सारी वही चीजें, देखो वो सर्कुलर से 1 to 1 वर्ड आया है, पूरा सर्कुलर। 50 लाख तक का लोन है, 12 महीने तक वो है, ठीक है। और अगर वेयर हाउस रिसीट है तो 75 लाख तक का है, ठीक है। 5 करोड़ तक का लोन है, कंपनी को दे सकते हैं आप। ये जो पुरानी बुक का ये लाइन अब चेंज हो गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें मैं अब टाइम नहीं लगा रहा हूँ। देखो ये था ना 100 करोड़ तक का लोन है आपका, एंसिलरी सर्विस में 5 करोड़ तक का है, तो इसमें अब टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमने सर्कुलर से पढ़ा। मेरी एडवाइस, अल्टीमेट एडवाइस फिर यही है कि आप सर्कुलर को देखिएगा, सर्कुलर ही रेफर करिएगा। ईच एंड एवरी लाइन हमने अभी आज पढ़ी सर्कुलर में। बोलो जेआईबी वालों, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जेआईबी वाले सोच रहे हैं कि जेआईबी हर साल टफ होता जा रहा है। ये वाला याद है किसी को स्क्रीन? यहाँ पे हमने बताया था 2% करके करना है, 2% करके बढ़ेगा। +8 करा था हमने, ठीक है। ये लेस देन 20 है, ये अप टू 20 एंड मोर है, और ये डोमेस्टिक बैंक है। एजुकेशन में देखो, एजुकेशन में स्टेट अवे कितने लाख है? 20 कर दिया सीधे। और ये देखिए पहले इसमें आपका 25 और 15 था, अब ये कितना हो गया? एक बड़ा घर 35 और 25 छोटा घर। बड़े घर में का कीमत कितना होना चाहिए? 45। छोटे घर का कीमत 30। जब मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ समझ लीजिए मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, ये 45 वाला कितने लाख का है? 35 का। और ये कितने का है? तो ये 35 का वो हाउस जिसका कीमत 45 से ज्यादा ना हो, 25 का वो हाउस जिसका 30 से ज्यादा ना हो, ठीक है। और ये है रिपेयर वाला, रिपेयर टू डैमेज्ड 10 लाख और 6 लाख। और जो भी गवर्नमेंट एजेंसी हाउस बनाएगा कितने एरिया में बनाएगा? 60% में। और उसका कितना % यूज करेगा? 50%। ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने करी थी। अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 करोड़ किसको मिलेगा? जो आयुष्मान भारत के टियर 1 हॉस्पिटल बनाएगा। हॉस्पिटल। रिन्यूएबल एनर्जी में 30 करोड़ किसको मिलेगा? जो क्या करेगा? जो सर जनरेट करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हाँ, घर में जो है सोलर पावर 10 लाख तक का, ठीक है। 10 लाख। चलो, ये हमने सब कवर करा। एग्रीकल्चर में सर जो समझ गए होंगे कि सर्कुलर और बुक बिल्कुल एक ही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। कॉपी पेस्ट जो है। आप क्या करें? कॉपी पेस्ट है सर्कुलर का, बिल्कुल बुक में कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हाँ, तो सर्कुलर ही ठीक है ना, मेन है। इसमें बुक क्या बोलेगी? इसमें को कॉन्सेप्ट, तो जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको समझाते जा रहे हैं बीच बीच में। अच्छा, कुछ चीजें और हैं वो देख लीजिए। ये प्रमोशनल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, प्रमोशनल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। जेआईबी सीआईबी वाले सुनिएगा जरा। एक तो बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आरबीआई की डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग लगता है प्रायोरिटी सेक्टर में। दूसरा, सर्विस चार्जेज में बोला हुआ है नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्जेज। 25,000 तक की एप्लीकेशन के लिए कोई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 25,000 तक के लोन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। फिर आगे आता है रिसीट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिस्बर्समेंट रजिस्टर बनेगा आपका। जितनी भी ऐसी लोन्स एप्लीकेशन आएंगी उनका एक रजिस्टर बनाना है आपने, ठीक है। हर ऑडिटर लिख के जाता है आपके वहां पे, एक्नॉलेजमेंट देता है। अगर वो एप्लीकेशन देगा तो आप रसीद देंगे कि हाँ उसने एप्लीकेशन दे दी है,
उसी दिन बनता है रजिस्टर बस। और यहाँ हाँ, पे सही बात देखिए है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आप लोग बहुत जानते हैं, इसमें क्या स्कीम चल रहा है, इस पे देखो क्या करा उन्होंने। उसने एक तो 7% वाला हाँ ले लिया है पूरा, ठीक है। 7 में भी 2 पार्ट कर दिए हैं, कितने लाख तक के अमाउंट को, 3 लाख के। कौन 3 से लाख 2 पार्ट किए हुए हैं इसमें 7 में? 7 में 3+4 3+4 7 है, अगर आप 4 प्रॉम्प्ट इंटरेस्ट। रिपेमेंट करेंगे तो 3% भी वेव हो जाएगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? 4%। 4%। और कई स्टेट गवर्नमेंट में, उत्तराखंड ने तो ये 4% भी माफ कर दिया। यानी एग्रीकल्चर लोन कितने परसेंट में मिल रहा है इस समय उत्तराखंड में? 0%। 0, मतलब सब्सिडी मिल जा रहा है वहां से, ठीक है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 2% पर एनम टू द पब्लिक सेक्टर बैंक इन रेस्पेक्ट टू द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट अप टू 3 लाख। 3 लाख तक के लोन पे, ठीक है। यानी आपका जो परसेंटेज है 9 से हटके 7 हो जाएगा, और अगर आप प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, एन एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ कितने परसेंट? 3%। किसको? रिपेइंग इन टाइम, प्रॉम्प्ट पे वाला, ठीक है। तो वो कुल मिला के फिर अल्टीमेटली कितना हो जा रहा है? 4% हो जा रहा है, ठीक है। एक ये पॉइंट देखिए जरा, इन ऑर्डर टू डिस्करेज डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर टू, डिस्ट्रेस सेल का मतलब है जैसे ही आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए आपको बेचना नहीं पड़े, टू इनकरेज देम टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन वेयर हाउस, द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैविंग किसान क्रेडिट कार्ड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ अप टू कितना? 6 मंथ। इसका मतलब ये है कि जैसे उसको जुलाई में पेमेंट करना था तो आप उसको 6 मंथ का और टाइम दे दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है? स्टोर्ड इन वेयर हाउस एक्रेडिटेड विद वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तो दुनिया में यानी देश में जितने भी वेयर हाउस हैं, अगर वो इससे अप्रूव्ड है वेयर हाउस, वहां आपने रखा हुआ है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, कैमरे का बैटरी बदल दें। हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग। हाँ, तो वेयर हाउस जो है हमारा यहाँ से अप्रूव होना चाहिए। सर इसको फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ, जो डिस्करेज, हाँ मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि आपने बोरोवर को बोला जुलाई में पेमेंट करना है, और जुलाई में उसका जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी गेहूं अगर अप्रैल मई में हुआ है तो उसे जुलाई में अगर पेमेंट करना तो मार्केट में सस्ता रेट होगा तो उसे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आपका लोन देना है।
तो उसे बेचना ना पड़े, तो वो अपने वेयर हाउस में रख सकता है अपने स्टॉक को। और वेयर हाउस जो है, इससे वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वहां से अप्रूव होगा तो उस कंडीशन में आप उसकी जो पैसा देने का टाइम है 6 महीने का और दे दोगे उसको। ओके सर। अगर वो 6 महीने बाद भी देगा तो भी आप उसको जो है रिपेमेंट प्रॉम्प्ट मानोगे, लेकिन ओके कंडीशन सर। क्या है कि उसको आपको रिसीट दिखाना वाटर पड़ेगा। से किस चीज जी का? सर। कि मैंने वहां अपना रखा हुआ है अभी। ठीक है। अच्छा, टू फार्मर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% पर एनम विल बी मेड अवेलेबल टू द बैंक फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द restructured loan amount. Such restructured loan will be attract normal rate of interest from the second year. तो इसमें ये बोला हुआ है जो 2% का छूट है, अगर वहां पर कोई बाढ़ आ गया या आंधी तूफान आ गया, ओला गिर गया, फसल खराब है, तो उसको जो 2% वाला जो सब्सिडी है वो उस पूरे साल मिलेगा उसको, अगले साल पूरे। और अगले साल में भी नहीं दिया उसने तो फिर ये सब्सिडी नहीं मिलेगा उसको 2% वाला। जो 2% वाला नॉर्मल सब्सिडी था वो उस साल तो मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस एरिया में कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आया होना चाहिए। ठीक है। और ओके चीज सर। क्या है, ये सारे सर पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सर उसको तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा ना? वो एक अलग चीज है, ये केवल इंटरेस्ट की बात हो रही है। वो ओके इंश्योरेंस तो ओके। उसको फसल का मिलता है, ये हाँ हाँ। केवल इंटरेस्ट की बात हो रही है उसकी। ओके ओके। जो इंटरेस्ट का सब्सिडी 2% का मिलता है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक। ठीक है, ये 2% वाला। ठीक। अच्छा, और आगे बात करें, द फार्मर अफेक्टेड ड्यू टू द सीवियर नेचुरल कैलेमिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम विल बी मेड अवेलेबल टू द बैंक फॉर फर्स्ट 3 ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या फर्क आ गया, यहाँ आ गया सीवियर नेचुरल। अगर बिल्कुल ऐसा हो गया कि 3 साल तक वो खेती नहीं कर सकता, इतना मट्टी भर गया उसके उसमें, ठीक है, खेतों में नहीं कर सकता आप खेती, ठीक है, तो उसे टाइम लगेगा। तो ये जो 1 साल का था टाइम, वो कितने साल के लिए कर दिया? 3 ईयर के लिए। ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर। अब 5 साल भी हो सकता है अगर वो कुछ ऐसी कंडीशन होंगी। ऑन ए रीस्ट्रक्चर, अब ये रीस्ट्रक्चर लोन अमाउंट बार बार इसको समझिए जरा क्या होता है। आमतौर पर अगर आपने 40,000 का किसी को केसीसी दे दिया और उसका फसल सब खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं, इस 40,000 को एक टर्म लोन में बना देते हैं। कहते हैं आप 3 साल में दे देना, और उसको एक और न्यू क्या दे देते हैं, केसीसी। उसको डिफॉल्टर नहीं मानते आप, उसको आप डिफॉल्टर नहीं मान रहे हैं, तो ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन है। Further, in all such cases, the benefit of prompt repayment incentive 3% shall also be provided to affected party. और उसको prompt repayment वाला भी बेनिफिट आप देते रहेंगे, यानी 2% प्लस 3% का बेनिफिट आप देते रहेंगे। ठीक है। द ग्रांट ऑफ सच बेनिफिट्स, ऐसी फैसिलिटी के लिए आपको एक हाई लेवल कमेटी है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम एंड सब कमेटी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी एक 2 कमेटियां जब एग्जामिन करेंगी कि इस एरिया के लोगों को बेनिफिट देना है, तभी आप वो बेनिफिट दे पाएंगे। जेआईबी के लोगों, आपकी बुक में, न्यू बुक में ये पैराग्राफ ऐड है, पुरानी बुक में नहीं है, इसलिए सुन लीजिए यहाँ पे। ठीक है। पेड वाले स्टूडेंट्स को तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप कहेंगे हम तो प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ के गए थे, 2 क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कहां से आया, कहेंगे। टू अवॉइड मल्टीपल लोनिंग, टू इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन फार्मर अवेल कंसेशनल क्रॉप लोन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ गोल्ड लोन, द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मे कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस इन द इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ लैंड डिटेल इवन व्हेन द फार्मर्स अवेल द गोल्ड लोन फॉर सच पर्पस। अब देखो, आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो फार्मर गोल्ड लोन लेने आता है आपके पास, वो लोन कौन से सेगमेंट में डिफाइन होता है। मैंने जब ये प्रायोरिटी सेक्टर का क्लास दिया था तो आपको 4 सेगमेंट बताए थे, 4 सेगमेंट। किसी को याद है तो मैं रिपीट करता हूं। पहला है पर्सनल, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है एसएमई और चौथा है सी एंड आई।
अब एक फार्मर आपसे लोन लेने आया कि मेरे को बेटी का शादी करना है, तो वो लोन किस कैटेगरी में डिफाइन होगा? तो एग्री में दे सकते हैं, पर्सनल में दे सकते हैं। अगर वो मैरिज के लिए बोलता है तो पर्सनल में डिफाइन होगा। यस अगर वो कहता है कि फार्मिंग के लिए चाहिए लोन तो कहाँ डिफाइन होगा? एग्रीकल्चर में। और उस एग्रीकल्चर के अगेंस्ट उसने केसीसी पहले से ले रखा है। किसी का माइक गड़बड़ कर रहा है। बंद कर लिया उन्होंने, फिर चालू कर लिया। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि एग्रीकल्चर में उसने गोल्ड लोन भी ले लिया और एक केसीसी भी ले लिया, यहाँ गोल्ड लोन भी ले लिया और केसीसी भी ले लिया। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी वो 2% का सबवेंशन ले ले और यहाँ पर भी 2% का ले ले। तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो, ठीक। टू हैसल फ्री बेनिफिट ऑफ फार्मर अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, आधार लिंकेज इज मेड मैंडेटरी फॉर अवेलिंग द, तो अब आधार के बिना आप नहीं देंगे। फर्दर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हैज पुट टू द डीबीटी मोड ऑन इन काइंड सर्विस basis and all short term crop loan prescribed are required to be brought under the ISS portal और DBT। तो अगर आपको किसानों को ये देना है बेनिफिट तो DBT पोर्टल में लेकर आप उसको आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक नया स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, NRLM। NRLM का सबवेंशन कैसे होगा? तो पहली बात तो ये है कि इसमें मैक्सिमम कितना लोन मिलता है? 3 लाख ग्रुप को, और जो लैंडिंग रेट है उसमें डिफरेंस कवर करते हैं 7%, और बैंक का जो डिफरेंस है उसका छूट देते हैं। यानी आपको NRLM में 7% पे लोन मिल रहा है। ऑल क्रेडिट लोन टू द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेल्ड बाय द वुमेन SHG। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये बात आ रही है वुमेन SHG के लिए। SHG availing capacity subsidy under SGSY in their existing credit outstanding will not be eligible for benefit। SHGY वाले बेनिफिट वाले लोन को बेनिफिट नहीं मिलेगा। There will be available across the country in 2 ways। आप दो चीजें देख लीजिए इसमें क्या है, 250, पहले 150 थे, अब 250 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए। उसमें वुमेन SHG को 7%, जो कि लोन टोटल कितना मिलेगा इसमें, और वुमेन SHG को एक 3% का सबवेंशन मिलेगा प्रॉम्प्ट रिपेमेंट में, जैसा कि किस में मिलता है? केसीसी, ठीक है। आप फिर सुन लीजिएगा, ये NRLM वाली जो स्कीम है उस स्कीम में सिर्फ वुमेन को बेनिफिट है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का, जबकि केसीसी में किसको बेनिफिट है? सबको है, सबको। ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 3 लाख वाला सबको है। हाँ, in the remaining district also the bank will lend at their respective lending rate applicable to SHG। all women SHG in day NRLM will be eligible for interest subvention of prompt repayment to the district difference between the lending rate and 7%। तो उनको केवल कितना बेनिफिट मिल रहा है? जो बैंक का रेट है, मान लिया बैंक का रेट 10 है और 7, कितने % का मिलेगा उनको? 3% का, ठीक है। और जबकि वुमेन वाले को प्लस और मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा? 5.5। इसका मतलब ये है, अगर कोई बैंक कह रहा है कि हमारे वहां रेट 18% है और 7, कितना डिफरेंस आया? 11, तो 11 में से मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5.5। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक ये पॉइंट आया था सर्कुलर में, इन्वेस्टमेंट बाय द बैंक इन सिक्योरिटाइज एसेट। सिक्योरिटाइज एसेट वो होते हैं जो आप लोन वाले बैड लोन सेल करते हैं ना, उनके लिए। किनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये? RRB के लिए नहीं है। तो इसमें क्या बात है, इसको नया चीज देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स इन सिक्योरिटाइज एसेट रिप्रेजेंटिंग लोन्स टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर except other category, all eligible for classification under respective categories of
प्रायोरिटी सेक्टर डिपेंडिंग अंडरलाइन। अब कौन कौन सी कंडीशन है ये देखिएगा। The assets are originated by banks and financial institutions are eligible to be classified as priority sector advance prior to securitization and fulfill the Reserve Bank of India guideline। यानी ऐसे कोई लोन जो प्रायोरिटी सेक्टर में डिफाइंड थे उनको अगर आप खरीदेंगे तो आपके लिए भी वो कौन सा सेक्टर माना जाएगा? ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं। देखो, बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर में 5 करोड़ का लोन कर दिया, ठीक है, और वो लोन एनपीए हो गया। इस एनपीए लोन को किसी और ने खरीद लिया। जो खरीदेगा उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट माना जाएगा। आया कुछ समझ में? यस सर। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था, जो ये लोन खरीदते हैं वो इसको क्या एनपीए कैटेगरी में रखते हैं? 1 साल तक नहीं रखते। 1 साल तक नहीं रखते। 1 साल का समय है उनके पास। 1 साल के बाद उन्हें एनपी दिखाना पड़ेगा। ठीक है। All inclusive interest charged to the ultimate borrower by the originating entity should not exceed the external benchmark। तो इसने बोला हुआ है जो भी बैंक है उसमें लोन जो रेट चार्ज कर रहा था वो जो भी बेंचमार्क है उससे ज्यादा का नहीं करेगा। ऑफ इन्वेस्टिंग बैंक प्लस एप्रोप्रिएट स्प्रेड। अब इस एप्रोप्रिएट स्प्रेड का मतलब ये है कि जो ये MCLR है प्लस उसने 2% चार्ज किया तो उससे ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। The investment in securitized asset organized by MFI which comply with the guidelines exempted to this interest cap as there are separate caps on। तो उन्होंने कहा अगर MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने कोई लोन दिया हुआ है उसके लिए MCLR वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। उसका रीजन कोई बता सकता आप पे से? MFI के लिए क्यों नहीं लागू होगा ये? इसलिए MFI के रेट्स बहुत हाई होते हैं। पता है आपको MFI के रेट्स क्या होते हैं? कोई बता पाएगा? नहीं। 18 से 24% सर। हाँ, बहुत बड़े बड़े रेट्स होते हैं इनके। ठीक है, जहाँ बड़े बड़े रेट होते हैं तो वहां पर इसीलिए इन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है, BFM की क्लास कल जो हमारा क्लास है नाइट में वो BFM का ही है, बेसेल का। सर JIB का भी अल्टरनेट क्लास होने वाला था। हाँ, होने वाला। एक दिन का समय दीजिए मेरे को। परसों मैं हूँ नहीं, मतलब मंडे को नहीं ले पाऊंगा मैं। वेडनेसडे को JIB का होगा, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। और CIB का जो होगा, CIB का जो है क्लास मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे है CIB का। JIB का क्लास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है और संडे तो हो गई होगा। ठीक है, अभी चालू हो जाएगा, आप चिंता ना करो, अभी डेली में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया है ना हमारे। बाकी आप लोग दिन में थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी शुरू करो भाई। चलो, ट्रांसफर ऑफ एसेट, डायरेक्ट असाइनमेंट, आउटराइट परचेज। अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर करे, जैसे हमने ARC वाली बात कर रहे थे ना, सिक्योरिटाइजेशन वाली, इसके अलावा भी और तरीके होते हैं जिसको हम बोलते हैं लोन टेक ओवर करना। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? असाइनमेंट आउटराइट परचेज of pool of asset by banks representing loan under various category of priority sector except the others category will be eligible for classified under the respective category of priority sector। यानी आपने किसी बैंक के 200 अकाउंट जो कि पहले से किस में दे रखे थे, उसने प्रायोरिटी सेक्टर में दे रखे, आपने 200 अकाउंट ट्रांसफर कर लिए तो ये माना जाएगा कि आपने प्रायोरिटी सेक्टर पूरा किया।
और उसका क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि जो इस बार देगा वो अपनी बैलेंस शीट देगा तो उसमें वो 200 अकाउंट ने हटा देगा, लेकिन जिसने लिए उसको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। द एसेट्स आर ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड से मतलब है जब शुरू में जिसने दिए थे, बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which are eligible to be priority sector advance prior to the purchase of fulfill Reserve Bank of India. ठीक है, prior to the purchase and fulfill the RBI guideline on outright purchase. तो ऐसे लोन जो भी पहले से प्रायोरिटी सेक्टर में थे, अगर आप उनको ट्रांसफर करेंगे तो माना जाएगा आपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा किया हुआ। ठीक है। और इसमें ये बात बोली है कि शुड नॉट एक्सीड द बेंचमार्क, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई के एमसीएलआर के बेंचमार्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द असाइनमेंट आउटराइट परचेज ऑफ एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स फ्रॉम एफआई विच कंप्लाई विद गाइडलाइंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट कैप एज देयर आर सेपरेट कैप्स। तो यहाँ फिर वही बात आ गई, एमएफआई के लिए वो कंडीशन लागू नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट है, व्हेन द बैंक, क्लास को कोई भी छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाने का मतलब है एक नंबर छोड़ के जाओगे आप, इतनी देर बैठे हो 10-1 मिनट और बैठिए। ठीक है। When the bank undertake outright purchase of loan assets eligible to be classified under priority sector, तो ये तो बार बार वही रिपीट कर रहा है कि जितना आपने लोन ट्रांसफर किया है वो सारा प्रायोरिटी सेक्टर में मान लिया जाएगा। अच्छा, अब अगला है इंटर बैंक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट। इंटर बैंक का मतलब जब दो बैंक है, IBPS, IBPC, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बॉट बाय बैंक्स ऑन ए रिस्क शेयरिंग बेसिस। कई बार क्या होता है ना, आपने कंसोर्टियम टाइप समझ लो, आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग एसेट आर एलिजिबल टू बी कैटेगराइज। तो बात वही बार बार रिवाइज कर रहा हो लेकिन आइटम को बार बार बदल दे रहा हो। ठीक है। यहां देखिए एक बार, आरआरबी आर अलाउड to issue interbank participant certificate to scheduled commercial bank in respect of their priority sector advances in excess of 75% of the outstanding। अब इसमें समझ लीजिए क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए किसी आरआरबी का प्रायोरिटी सेक्टर कितने परसेंट है, 80%, तो वो जो 5% है वो कंसोर्टियम में उसने जो लोन दिए हुए हैं उस बैंक को ये 5% का स्टेक ट्रांसफर कर देगा। वो बैंक कहेगा कि मेरा प्रायोरिटी सेक्टर है। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ। ठीक है। ऑन लैंडिंग की बात कही थी, ऑन लैंडिंग में वही बात है कि आपने लोन किसी ऐसे को दे दिया जिसने वो लोन आगे ट्रांसफर किया, किसको, एनबीएफसी, एमएफआई को दिया, लोकल एरिया बैंक, इनको किसी को भी दिया। ठीक है। ये नहीं, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। डीसीबी जो सोसाइटी को देता है उसको, हाँ, वो चीज भी आ गई इसमें। ये है ना सोसाइटी ट्रस्ट। ठीक है। मतलब सोसाइटी को अगर लोन दे रहा है बैंक तो वो लोन भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है क्योंकि वो लोग वहां कर रहे हैं। तो उसमें कंडीशन एक थी कि एग्रीकल्चर के लिए कितने लाख था, 10 लाख, और माइक्रो के लिए कितना था, माइक्रो स्मॉल के लिए, ये पॉइंट पहले भी आ गया था एक बार। ठीक है। ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए कितना था, 20 लाख। एक पॉइंट है कैप ऑन ऑन लैंडिंग। बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी applicable will be allowed up to overall limit of 5% of individual bank total priority sector। यानी कि दूसरा बैंक अगर आपने ऑन लैंडिंग कर रखी है तो आपको 40% करना है, तो आप 40% में 5% ऑन लैंडिंग से कर सकते हैं, लेकिन 35 आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट। ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको क्योंकि आप लोगों ने 2 दिन बैठ करके इस टॉपिक को किया है। चलिए पहला क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो आप लोन बांटेंगे उसमें क्या बोला, एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस। लोन ग्रांटेड इंडिविजुअल अप टू इतने रुपीस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, 35 सर,
35 बता दिया काट के। ठीक है। हाँ वो पुरानी बुक में 25 था ना। यस सर। हाँ एजुकेशन लोन में सिंपल है 20 लाख। हाँ। और ये पिछला बुक में मिस्टेक था। हाँ यहाँ देखिए आप लोग वहाँ क्यों परेशान हो जाते हैं। ये जो ANBC है ना इसका ध्यान रखिएगा। ANBC का ही परसेंटेज होगा जो भी होगा। 18% अगर आएगा तो किसका आएगा? ANBC का एग्रीकल्चर का। ये आएगा तो टोटल एग्रीकल्चर में उसका एग्रीकल्चर का। हाँ तो 12% आएगा तो किसका आएगा? ANBC। अच्छा 12। बीकर सेक्शन। ओके ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल ये है कि प्रायोरिटी सेक्टर टू एडवांसेस कौन सा वाला है? 40% ऑफ एनबीसी। गवर्नमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन कितने % पर एनम देता है गवर्नमेंट? 3% अप टू अमाउंट तक का? सर 40% ऑफ टोटल का मतलब वो एनबीसी नहीं है? नहीं कहाँ लिखा टोटल? नहीं टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लिखा मैंने। ओ अच्छा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 40% करना है आपको। अच्छा हाँ। अच्छा ये NRLM में जरा बताइए क्या नियम था हमारा वुमेन के लिए? वो इंटरेस्ट परसेंटेज का था। सर 3 लाख का था हाईएस्ट। हाँ बताता हूँ। बैंक का जो रेट लगा -7%, वो उतने का जो है डिफरेंस जो होगा, लेकिन मैक्सिमम 5.5 ये मिलेगा। और अगर ये वुमेन का अकाउंट है तो इसमें एक कितने % का एक्स्ट्रा मिलेगा प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का? 3% का। 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट। ये आपके प्रमोशनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। NRLM और NULM जो स्कीम है ना दीनदयाल वाली, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। NRLM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। मिशन। आजकल जो वो पहले SGSY होता था ना स्कीम, अच्छा उसको NRLM कर दिया, फिर उसके बाद दीनदयाल डे कर दिया उसको, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ कर दिया। ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो हमारा क्लास होगा अभी परसों से, बेसिल का कंप्लीट लेक्चर शुरू करेंगे, मजा आएगा आपको पूरा करने में। ठीक है। सर जो अब हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो BFM की कंटिन्यू होंगी। हाँ अभी पहले हम थोड़ा 2-3 दिन जरा बेसिल को रिचार्ज कर ले जरा, उसके बाद दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है सर। अकाउंट्स GIB का कब से स्टार्ट करोगे? नेक्स्ट मंडे से। हो सकता है नेक्स्ट संडे क्लास अकाउंट का होगा। अब तो सब क्लास ही क्लास होना है। और JIB वालों के लिए स्पेशल जो है इंफॉर्मेशन ये है, LRAB यानी थर्ड पेपर का कोई भी क्लास नहीं करेंगे हम। वो क्लास हम जो 15 दिन की छुट्टी रहेंगी ना तभी करेंगे, क्योंकि 15 दिन का गैप है ना इस बार। 1 हफ्ते सर। 1 हफ्ते 15 दिन का गैप है तब करेंगे हम। ठीक है चलो। अब जो यूट्यूब में देख रहे हैं और जो आप सब लोग देख रहे हैं, आपको 2 क्लास लेने के बाद प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ कॉन्फिडेंस आया है नहीं आया? यस सर। बहुत आया। आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस सर्कुलर को जब भी प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ना हो तो इसी सर्कुलर को रेफर करिएगा। और अब आप किसी भी टीचर का प्रायोरिटी सेक्टर का क्लास ले लीजिए, आपको हो सकता है हेल्प मिलेगा, क्योंकि अब आप रिवीजन मोड में होंगे। और कॉन्सेप्चुअलिटी मैंने हर पॉइंट पे क्लियर करी है, खासकर से जो एवरेज वेट वाले पे थी। और ऑन लैंडिंग की बात हमने कर ली, सिक्योरिटाइजेशन की बात कर ली हमने। ठीक है। डिफरेंट जितने एस्पेक्ट आए थे परसेंटेज के हिसाब से वो कवर कर लिए हमने। ठीक। कोई क्वेरी है किसी की? सर JIB में इसका इतना यूज नहीं है सर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। किसका? ESL का CIB में उतना यूज नहीं है ना जितना JIB में है। JIB में या CIB में? CIB में सर उतना यूज नहीं है ना जितना JIB में है। सुनिए फिर दोबारा बता तो रहे 5 नंबर का टेस्ट दिया था, कितनी आएगा तो 5 मार्क्स का आ जाएगा केस स्टडी। और ये आपका केवल ABM में नहीं, रिटेल में भी है।
रिटेल में अच्छा हाँ, प्राइवेट retail सेक्टर में एडवांसेस रिटेल में भी है। हाँ आपका जो केस एडवांस है। स्टडी है या एबीएम में या रिटेल में आ सकता है, रिटेल का और स्ट्रांग पॉइंट है अदरवाइज सर। एक आध मार्क्स का आ सकता है। जी सर। ठीक है, जी चलो सर ठीक है, थैंक यू सो सर मच। हाँ सर एचआर का बोलिए। प्रिपरेशन कैसे करें? अच्छा हाँ, आपका क्वेश्चन था, एक मिनट बताता हूँ।